रंग रंगीलो राजस्थान अलबेलो राजस्थान, सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो म्हारो प्यारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान अलबेलो राजस्थान। नमस्कार, राम राम, खमा घणीसा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूं आपके साथ प्रणय भारद्वाज, मेरी ओर से भी आपका स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। जैसा कि अभी कुछ शब्दों में प्रज्ञा ने राजस्थान का बखान किया है, तो हमारे राजस्थान के वातावरण में इस समय चल रही है उत्सवी धूम। अभी हमने हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को मनाया, 76वां गणतंत्र दिवस था और महाकुंभ की धूम चल रही है पूरे देश में। और ऐसे में बासंती बयार भी बहने वाली है, बाग बागीचों में फूलों की सुगंध आने लगी है, भंवरों के गीत गूंजने लगे हैं। और इस मौके पर अगर अलबेलो राजस्थान में आपसे बात हो जाए तो ये सोने पे सुहागा है। जी बिल्कुल। और अभी प्रणय ने गणतंत्र दिवस की बात करी है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस से मुझे हमारे बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती है। हाँ प्रज्ञा, बिल्कुल मुझे अभी जैसे बचपन की आपने बात कही तो मुझे मेरे स्कूल का ज़माना याद आ गया। स्कूल के वक्त में हम लोग गणतंत्र दिवस पर जाया करते थे। शुरू में लगता था कि आज छुट्टी है, क्यों जा रहे हैं, लेकिन जब स्कूल में जाया करते थे तो वहाँ कुछ दिन पहले जो परेड की हमें प्रैक्टिस कराई जाती थी तो उसमें शामिल होते थे और उस परेड को करने में बड़ा आनंद आता था। एक ये भी आकर्षण रहता था कि भाई आज कोई क्लास नहीं है, पढ़ना नहीं है, और वहाँ पर गीत संगीत होता था, देशभक्ति गाने हम गाते थे स्कूल में, सभी टीचर से मिलते थे। और ख़ासकर हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर है जो बहुत व्यस्त रहते थे, उस दिन सभी बच्चों को गले मिलाते थे, तो उनका प्यार भरा जो हाथ हमारे सर पे आता था, ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या मिल गया है आशीर्वाद के रूप में। और आखिर में जब गणतंत्र दिवस पे सब बच्चों को विदा किया जाता था तो एक आकर्षण सबसे ज़्यादा था, हाथ में आते थे 4 लड्डू तो वो देखकर बड़ा अच्छा लगता था। आज वो स्कूल का ज़माना मिस करते हैं, खासकर गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त। जी बिल्कुल, प्रणय ने बताया कि गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, उन पर जब हम स्कूल जाया करते थे वहाँ परेड का हिस्सा हुआ करते थे। और परेड की बात हो रही है तो इस बार जो दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय स्तरीय जो परेड हुई थी उसमें भी बहुत खूबसूरती से जो अलग अलग राज्यों की झांकियाँ थी वो एक आकर्षण का केंद्र रही। प्रणय, प्रज्ञा, झांकियां ही नहीं थी, कर्तव्य पथ पर जो गणतंत्र दिवस की परेड थी वो सभी सैन्य टुकड़ियों के बाद लगभग 5000 कलाकारों ने अलग अलग प्रदेशों की जो नृत्य करती हुई संस्कृति की छटा बिखेरी है। वो संगीत केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का प्रयास था कि वहाँ 5000 कलाकार थे और हर प्रदेश की एक झलक, वहाँ नाचते गाते सभी कलाकार जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था टीवी में देखते हुए कि मैं वहाँ पर उस कर्तव्य पथ पर क्यों नहीं इन कलाकारों के साथ हूँ। आपने बोला कि मैं उस कर्तव्य पथ पर क्यों नहीं हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं स्कूल में थी तब मैंने उस कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा में रही हूँ। और अभी आपने बात करी कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग छटाएं बिखरी हुई थी वहाँ पर, बहुत सारी झांकियां थी वहाँ पर। अगर आपने गौर किया हो, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, इस बार उस झांकी में महाकुंभ की झलक देखने को मिली थी, अमृत कलश वहाँ देखने को मिला था, समुद्र मंथन की वो झलक वहाँ देखने को मिली थी। और सच में आपने जो बताया कि बहुत खूबसूरत थी वो परेड, और उसको देखकर वाकई में लग रहा था क्यों हम वहाँ इस वक्त नहीं हैं। बिल्कुल। और आपने बताया था कि हम जब स्कूल में हुआ करते थे गणतंत्र दिवस का अलग ही क्रेज हुआ करता था, हमारे राष्ट्रीय पर्वों का अलग क्रेज हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त हम स्कूल में देशभक्ति गीतों पर हम नृत्य भी किया करते थे, हम उनको गाते भी थे। और मुझे एक गाना याद है रामदेव बाबा का, रूणी चेहरा धनिया राजा। हाँ, 16 मात्रा का गाना था, हमने मंजीरा नृत्य उस पे किया करते थे। प्रतियोगिता में हम लोगों ने गाना गाया था, बड़ा कठिन गाना है, एक सांस में लंबा गाना होता है। और ऐसे ही गानों की धूम करते हुए हमारे राजस्थान की जो संस्कृति थी वो भी कर्तव्य पथ पर साकार हो रही थी। काफ़ी राजस्थानी गाने भी हमने इस बार परेड में देखे थे। तो राजस्थान की जो संस्कृति है ना, इसी का बखान करते हुए जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं, पहले भी हमने बात की थी कि जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर भारत में घूमने आता है तो पहला कदम उसका राजस्थान में आता है। और देखिए हमारे राजस्थान की खूबसूरती है कि कोई भी मेहमान पावने हमारे राजस्थान में जब आते हैं तो बड़े ही प्रेम से हम उन्हें कहते हैं केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश। बिल्कुल। और ऐसे ही एक मेहमान आज के इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ हैं जो विदेशी हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान की संस्कृति को उन्होंने खुद में ऐसा रचाया बसाया है कि उन्हें देख कर लग रहा है कि ये कहीं विदेशी नहीं है, हमारे राजस्थान की ही मेहमान है।
तो क्यों ना इस सस्पेंस को खोला जाए और हमारे आज के मेहमान पावड़े जो है उनसे मिलवाया जाए। बिल्कुल, रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और हम मिलाते हैं हमारी जो मेहमान हैं, जो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं राजस्थानी परिवेश में। उनका नाम है जापानी मधु। बहुत बहुत आपका स्वागत जापानी मधु जी। जी, और राजस्थानी मधु कितना खूबसूरत नाम है। और जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे तो हमारे एक बहुत खूबसूरत गाना है, मेरे सामने गुड़िया जापानी है। अच्छा। वो मुझे याद आ रहा था। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आपका जो खूबसूरत सा नाम है जापानी मधु, ये नाम कैसे पड़ा? हाँ, जापानी नाम एक्चुअली मैं काराकर का नाम के तरह राजस्थानी मधु उपयोग करते हूँ। जी। मधु का नाम मेरे पहले गुरुजी क्वीन हरीश जी ने मुझे रख दिया। ऑफ कोर्स ये मेरा असली नाम नहीं है। जी। हाँ, मेरा असली नाम तो मायूमी है। अरे वाह। हाँ, मायूमी का मतलब ये है कि माँ का मतलब सिंपली नेचुरली, और यू का मतलब बहुत कई दोस्त के साथ साथ, और मी का मतलब ये है कि खूबसूरत, सुंदर। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे रख दिया। ओके। तो सुंदर सी तो दिख रही हैं। अब तो राजस्थानी मधु हो गई हैं आप हमारे लिए, क्योंकि आप हमारे राजस्थान में देखिए ना, आपको देखकर लग रहा है कि आप वास्तव में राजस्थानी हैं। जी। और प्रणय, मैंने इनके बारे में जब पढ़ा था, बहुत खूबसूरत गायिका भी हैं। जितनी अच्छी नृत्यांगना है उतना ही खूबसूरती से ये राजस्थानी गानों को गाती भी हैं। हाँ। तो क्यों ना एक खूबसूरत सा राजस्थानी गाना, क्योंकि जब केसरिया बालम की बात होती है। हाँ, जी। हाँ, सुनेंगे प्रज्ञा, इनसे गाना भी सुनेंगे, इनके हाव भाव भी देखेंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा देख लें। एक छोटी सी झलक देखते हैं आपके बारे में, फिर आपसे हम गाना सुनते हैं। जी। आइए देखते हैं। खम्मा गनीसा, राम राम, मैं मत्तू हूँ। जी, आपकी ही एक खूबसूरत सी झलक हमने तैयार की है, पहले वो देखते हैं। थैंक यू। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक सफ़र था जापानी मधु से राजस्थानी मधु बनने का। और राजस्थान में आप इतने वर्षों से रह रही हैं, राजस्थान की संस्कृति को आपने जिया है, यहाँ के गीत संगीत में आप रम चुकी हैं। और यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, और ये आप गाती भी हैं। तो आपके खूबसूरत सी आवाज़ में हम ये गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे। ओके जी। ओके। सोनार तरती जते चंदेरो आसमान, रंग रंगीरो रसू पर्यो मारो प्यारो राजस्थान ने केसरिया बारम आओनी पधारो मारे देश जी, पिय प्यारे रा दोरा आओनी पधारो मारे वाह, कितना प्यारा गाया। और आप जबकि विदेशी भाषा बोलते हैं, और ऐसे में जब हमारी राजस्थानी भाषा या हमारी हिंदी भाषा को जब बोलना शुरू करते हैं, तो आपकी बोली में एक अलग जो बनावट शब्दों की आती है, उसे सुनने में बड़ा आनंद आता है। जी। और यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहूँगी मधु से। मधु, आप इतने सालों से यहाँ रह रही हैं, लेकिन जब बात करें, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, भारत सबसे पहले कब आई और भारत को ही क्यों चुना? क्योंकि विश्व में और बहुत से देश हैं, क्या आपको भारत ने अट्रैक्ट किया, क्या आपको यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद आया? हाँ, ओके। पहली बार 2007 में मैं इंडिया आई थी। जी। और
उससे पहले मैं ये मेरी पहली बार विदेश सफर भी थी। अच्छा। तो क्योंकि मैंने 2010 में एक फिल्म देखी थी। अच्छा। हाँ, वो इंडियन फिल्म नहीं है, फ्रेंच डायरेक्टर की फिल्म है। तो मैं ये जिसका नाम लाचोड्रोम है जी। तो ये कई सारे दुनिया के जिप्सी म्यूजिक और डांस वाली फिल्म है। और जिसमें पहला सीन में कार्बेरिया डांस और मंगनियार के सिंगिंग सीन था। अरे वाह। तो मैं जिससे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गई। अच्छा। और मुझे रोना आया और मुझे रोना बंद नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि मैं उस पर राजस्थानी फोक डांस फोक म्यूजिक पर मेरी आत्मा जुड़ गई, खुशी हो गई और मेरा पहचान मिल गई। तो मैं तब से हर साल उन्हीं राजस्थान आती हूँ। जी। तो भारत आना हुआ, राजस्थान में क्या अच्छा लगा आपको? क्या ऐसा है राजस्थान में जो आपके मन को भा गया? हाँ, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान में और इंडियन लोगों भी है, बहुत काइंड है, फ्रेंडली है। मुझे पता नहीं अभी तक कितने बार मुझे मदद मिला। जब मैं तबीयत खराब हो गई और रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में बहुत सारे लोगों ने मुझे से मदद किया है। ये मैं बहुत अच्छा लगा। और राजस्थान के बारे में तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा डांस, फोक म्यूज़िक बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आप राजस्थान में जयपुर में रहती हैं। जयपुर के अलावा राजस्थान के और किन किन शहरों को आपने देखा है? हाँ, बहुत पूरा के पूरा राजस्थान अभी तक नहीं गए हैं। अच्छा। पर जयपुर जी। पुष्कर जी। और अजमेर जी। जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर और जैसलमेर, जी। उदयपुर, बीकानेर अभी तक नहीं है। अभी नहीं गए, लेकिन फिर भी जितने शहर आप जा चुकी हैं, बहुत कम समय में काफ़ी शहर घूम लिया है आपने। तो ये जो घूमना है, ये कितना अच्छा लगता है आपको राजस्थान में घूमना? हाँ, घूमना है, पर एक्चुअली मैं डांस या म्यूज़िक देखना के लिए, सीखना के लिए घूमना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमेशा हर आर्टिस्ट, हर म्यूजिशियन, डांसर ने मुझे ध्यान से सिखाते हैं। अच्छा। तो मधु जी, ये जो आप हिंदी बोल रहे हो अभी, हमें समझ में आ रही है आप क्या बोल रहे हो। ये हिंदी किसने सिखाई आपको? हिंदी तो ये बहुत कहानी, लंबी कहानी है। छोटा करके सुनाइए। ओके जी। 2020 में, कोविड में जी। मैं कुछ नहीं था, डांस क्लास स्टॉप और काम भी नहीं था, म्यूजिक प्रोग्राम नहीं था। जापान में भी बहुत कठिन समय था। तो मैं बस घर पे बैठी थी और मैंने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया। पर एक्चुअली तब तक उस समय मैंने राजस्थानी फोक के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो पर अचानक मुझे लगा कि शायद नेटफ्लिक्स में राजस्थान के बारे में कुछ फिल्म है। तो मैंने ढूंढ रही थी, फिर एक फिल्म मिला। अच्छा, कौन सी? जोधा अकबर। जोधा अकबर। हाँ, अच्छा। जोधा अकबर में बहुत सुंदर आदमी था, तो ऋतिक रोशन। तो मैं ऋतिक रोशन से प्यार हो गया। मैंने तुरंत से ऋतिक रोशन का इंस्टाग्राम फॉलो किया। अच्छा। तो उन्होंने कैमरा के सामने कुछ बोल रहे थे, पर मुझे समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैं सोचा था कि मैं जानना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने एक इंडियन फ्रेंड से पूछा था जो जापान में रहने वाली और जापानी भाषा बोलने वाली से। तो उन्होंने मुझे एक शब्दों, छोटा शब्दों मुझे सिखाया। उदाहरण के लिए, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आप कहाँ से हो, मैं जापान से हूँ, वगैरह। तो ऐसा शुरू हुआ। अच्छा। और मधु जी, आपने हिंदी फिल्मों की बात की है, तो हिंदी फिल्मों में आपने कौन कौन सी हिंदी फिल्में देखी हैं? कौन सी आपको पसंद आई? हिंदी फिल्म में सबसे मैं ऋतिक रोशन जी और आलिया भट्ट जी बहुत पसंद है। अच्छा। जोधा अकबर और ऑफ कोर्स रेनबो
सॉरी इंडियन टाइटल मुझे पता नहीं है। अच्छा जी रेनबो जी। हाँ। और क्या कहते हैं मधु जी, हर किसी का एक ड्रीम होता है, जैसे आपने बताया कि ऋतिक रोशन आपको बहुत पसंद है, प्यार हो गया आपको उनसे। तो क्या कभी मिलना हुआ ऋतिक रोशन जी से, या कभी फ्यूचर में अगर आपको मौका मिलता है तो मिलना चाहेंगी या उनके साथ एक्ट करना चाहेंगी? एक्ट बहुत बड़ी सपना है, पर एक बार मिलना मतलब बस देखना चाहते हो। हाँ किसी दिन। हाँ, तो ये जो आप राजस्थानी संगीत की बात कर रहे हैं, डांस की बात कर रहे हैं, ये किससे सीखने को मिला आपको? हाँ, सबसे पहले 2013 में सॉरी उससे पहले थोड़ा लंबी कहानी है, मैं बात कर सकती हूँ। तो 2010 में जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था, एक फिल्म देखी थी। फिर उस समय मैंने गांव में रहती थी, तो मैंने मेरे गांव में राजस्थानी फोक डांस क्लास ढूंढ रही थी। अच्छा। पर नहीं मिला। तो मैंने सोचा था कि अगर टोक्यो में मेन सिटी जाऊं तो थोड़ा सा राजस्थान के बारे में सीख सकूंगी। जी। तो 2012 में मैं टोक्यो में जाने वाली थी। अच्छा। पर 2011 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया था। अच्छा। सुनामी, आप जी, जी। सुना है? जी, सुना हाँ, है। सुनामी आया था, तो मेरे जाने का मन नहीं हुआ। अच्छा। फिर फाइनली 2012 में मैंने टोक्यो में शिफ्ट किया गाँव से। अच्छा। तो लकीली 2012 में जैसलमेर से ग्रेट डांसर क्वीन हरीश जी अच्छा। क्वीन हरीश जी जापान में आए थे। जी। तो ऑफ कोर्स मैंने क्वीन हरीश जी का डांस इवेंट गाई अकेला से। उस समय मेरे पास दोस्त नहीं था टोक्यो में, और उनका डांस क्लास ली। फिर उन्होंने उनसे पूछा था, हरीश जी मैं राजस्थानी डांस सीखना चाहती हूँ, खारबेलिया डांसर बनना चाहते हो। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, बस राजस्थान आ जाओ, जैसलमेर आ जाओ। जी। तो मैंने सोचा था, फैसला किया है, ठीक है मैं राजस्थान जाना पड़ेगा। फिर 2007 में पहली बार मैं राजस्थान आई। अच्छा। फिर तब से हर साल राजस्थान जापान आते रहते हैं। और और अभी जापान में राजस्थानी डांस और सिंगिंग सिखाते हूँ। हाँ, वो सिखाने के बारे में हम बात करेंगे, और आपकी जो राजस्थानी डांस की है झलक है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप हमें हाव भाव दिखाओ, आपके जेस्चर्स दिखाओ, कैसे आप डांस करते हो बैठे बैठे ही। तो कोई भी गाना। जी, घूमर पे। जी। ओके, गाना के साथ। हाँ, गाने के साथ। उमारी घुमर चेनक रारी माँ, उमारी घुमर चेनक रारी माँ, हो रचरी घुमर रम वाम जशन, हो रचरी घुमर रम वाम जशन, उमारे रतुलारी पूरी प्याली रखे माँ, उमारे रतुलारी पूरी प्यारी लाके माँ, ओ रचरी घुमर राम वाम जशन, ओ रचरी घुमर राम वाम जशन। बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रणय, यहाँ पर एक बात मैं मधु जी से पूछना चाहूंगी कि मधु, आप बहुत खूबसूरती से गा भी रही हैं और बहुत खूबसूरती से आपने वो नृत्य के जो भाव भंगिमाएं हैं वो दिखाई हैं। यहाँ मैं एक बात और जानना चाहूंगी, क्योंकि राजस्थानी जो नृत्य है वो राजस्थानी पोशाक के बिना अधूरा लगता है। तो ये जो आपने पोशाक पहनी है, और बिल्कुल बहुत खूबसूरत पहनी है, उसके साथ आपने पूरी ज्वेलरी कैरी करी है, राजस्थानी आड़ पहनी है, या आपने कड़े पहने हैं, तो ये आपके लुक को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये राजस्थानी पोशाक पहनने का आपको किसने बताया कि आप जब राजस्थानी नृत्य करती हैं तो आपको इस पोशाक के साथ ही नृत्य करना है? ये आपको किसने बताया, ये कहाँ से आपने सीखा? तो राजस्थानी पोशाक तो एक्चुअली बस 2-3 साल पहले से मैं पहनती हूँ। उससे पहले मैं खरबेलिया डांस कॉस्ट्यूम पहनती थी। अच्छा। तो क्या हो गया, तो मैं 2017 में
मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। अच्छा। तो उस समय मैंने सोचा था, मुझे लगा था कि अब और शायद मैं खरबेरिया डांस ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, अच्छा। क्योंकि खरबेरिया डांस बहुत टफ है। तो मेरा दिल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती अच्छा। है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि गाना चाहते हूँ और घूमर डांस एलिगेंस से घूमर डांस करना चाहती हूँ। हाँ। तो तब से मैं थोड़ा धीरे धीरे पोशाक पहनने लगी। जी। हाँ, बारे में सीख रही थी। जी। पर बहुत सारे लोगों ने मुझे से सिखाया, तो मैं नहीं कह सकती हूँ किसने बताया। बहुत सारे लोगों ने मुझे से सिखाया, इसलिए यही हमारे राजस्थान में जो प्यार है ना एक दूसरे के प्रति, वो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी खासियत है। कोई अगर विदेशी आ जाता है तो हमारा प्यार ज़्यादा उंडल जाता है। और अभी जिस घूमर की उन्होंने बात की ना, घूमर एक्चुअली हमारी बहुत प्राचीन नृत्य है घूमर। और एक समय में हमारे राजा महाराजाओं की रानियाँ मिल करके घूमर किया करती थी, लंबे घूंघट में मन की बात कह लिया करती थी। और घूमते हुए उनके जो लहंगे का घेर होता था ना, जब उनके रुकने पे जब लहंगे का घेर अपने एक आकार में आता था, उसे घूम कहते थे, इसलिए इस नृत्य का नाम घूमर रखा गया। और प्रणय, आप ये देखिए, अभी भी घूमर नृत्य की कितनी खूबसूरती है। इतने लंबे घूंघट में झीनी सी वो शक्ल दिखती है महिलाओं की, और खूबसूरती से नजाकत के साथ उस नृत्य को किया जाता है। अब तो राज परिवारों से बाहर निकलकर हमारे घर तक घूमर आ गया है। जी। और घूमर की हम बात कर रहे हैं, घूमर का आपने गाना भी गाया। घूमर आपने जब सीखा, कितनी मुश्किल आई थी इसको सीखने में? क्योंकि जो आप गा रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, जो आप एक्शन कर रहे हैं, लिरिक्स के साथ उन एक्शन को करना, मैच बिठाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने घूमर रमबा पे किया, तो ये लिरिक्स के साथ आपके स्टेप्स को मैच करने में कितनी प्रॉब्लम आई और किस तरह से आपने इसको सीखा? हाँ जी, एक्चुअली डांस सीखना में इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल है, अभी तक परफेक्ट नहीं है, और मुझे लगता है कि कभी परफेक्ट नहीं होगा। पर मुश्किल है, कठिन है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ। तो क्योंकि मुझे दिल से करना चाहती हूँ। और एक्चुअली सबसे पहले मैंने खरबेरी डांस सीखा है, फिर उसके बाद 10 साल बाद मैं घूमर डांस अभी सीख रही हूँ। तो खरबेरी डांस की तरह पावरफुल डांस करने के लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए है, प्रैक्टिस चाहिए है। पर घूमर डांस की तरह अपनी ताकत को ग्रेसफुल से डांस करना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी मैं इसके बारे में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अब और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर लिरिक्स, जब मैं डांस करती हूँ तो उससे पहले मैं लिरिक्स के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, तो वो ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड है, मंगनियार है, लंगा है, खरबेरिया फ्रेंड है, और तो उनसे पूछ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया। जी, अभी आपने इतना सीख लिया है, आप इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं। और प्रज्ञा, हम लोग जब कुछ चीज़ हासिल करते हैं तो उससे आजकल के जो एक ट्रेंड चल रहा है ना, कि सोशल मीडिया पे हम उसे पोस्ट करते हैं ताकि लोग हमें फॉलो करें, जो नहीं जानते वो भी फॉलो करें। अब आप भी सोशल मीडिया पे राजस्थानी मधु के नाम से बहुत फेमस हैं। तो जब से आप आई हैं, जब से आपने राजस्थानी इस परिवेश को सीखा है, संगीत को सीखा है, म्यूजिक सीखा है, कैसा रिस्पांस मिला है आपको सोशल मीडिया पर अब तक? सोशल मीडिया, तो मैं इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हाँ, बताइए। तो मैं जापान में एक ब्यूटी सैलून कंपनी में काम करती हूँ। अच्छा। मंडे से फ्राइडे तक, सुबह से शाम तक रोज काम करती हूँ। और बाहर में मैं सोशल मीडिया का मैनेजमेंट करती हूँ। ये मेरे बॉस ने मुझे सिखाया सब कुछ। फिर एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि मधु, ये तो लोग समझ ही नहीं पा रहा है। अच्छा। आप क्या करते हो और किस तक पहुंचना चाहिए है, क्या दिखाना चाहिए है। तो आई रियलाइज, हाँ, मैं जापान के साथ साथ राजस्थान लोगों के साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं, राजस्थान लोगों से कनेक्ट करना चाहते हूँ। तो तब से मैंने माय इंस्टाग्राम पोस्ट स्टाइल सब कुछ बदल दी।
चेंज किया। जी। तो उदाहरण मारवाड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा में कैमरा के सामने बात की, राम राम बोलते हैं, खम्मा खानी बोलते हैं। तो एक साल पहले, लगभग एक साल पहले मैंने एक कोराब पोस्ट किया जी। तो उसमें मैंने घेवर के बारे में बात की। अच्छा। तो ये पोस्ट बहुत वायरल हुआ था। फिर उसके बाद बहुत सारे राजस्थान लोगों से जुड़ने में सक्षम थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने बहुत राजस्थान लोगों से ये सुना है, मधु जी थैंक यू सो मच फॉर प्रमोटिंग आवर कल्चर। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस समय तक मैंने कभी नहीं सोचा था राजस्थान लोगों से ऐसा शब्द सुना है। अभी आपने घेवर का नाम लिया, आपने खाया घेवर? हाँ, खारू ही मैं खाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और राजस्थानी और क्या क्या आपने डिश खाई है और क्या आपको बनाना आता है? बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, पर राजस्थानी खाना, राजस्थानी हो तो घेवर है। हाँ। और बाजरे की रोटी। अरे वाह। बाजरे की रोटी मुझे पसंद है। अच्छा। क्योंकि जापान में रोटी बहुत कम है। अच्छा। टोक्यो में बहुत सारे रेस्टोरेंट है पर रोटी नहीं है। अच्छा। और बाजरे की रोटी और दाल बत्ती, दाल चावल, दाल बत्ती, दाल बट्टी चूरमा। दाल बाटी चूरमा। अरे वाह। जी। और मुझे लगता है इससे ज्यादा राजस्थानी फूड खा लिया पर नाम तो याद नहीं है। और प्रणय, ये हमारे राजस्थान की खूबसूरती ही है कि विदेशी मेहमान भी यहाँ आते हैं और यहाँ के खाने की तारीफ करते हैं। और खाने की जब बात चली है तो राजस्थान में तो हर शहर का अलग अलग व्यंजन फेमस है। कहीं मिर्ची बड़ा फेमस है, कहीं प्यासी कचौरी। और मुझे लग रहा है आपके मुंह में पानी आने लग गया। मेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा, वहाँ सामने वो हाँ भी कर रही है, मैंने खाया है, नाम नहीं बता पा रही। तो मधु जी ये बताइए कि जब आपने यहाँ राजस्थानी सीखा, अब आप जब वहाँ जापान में से खाती हैं तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कैसा लगता है? तो स्टूडेंट के बारे में जी। हाँ, अभी मैं टोक्यो और मेरा गांव में डांस सिखाते हूँ, सिंगिंग और सिखाते हूँ। जी। मुझे लगता है कम से कम अभी तक 100 लोगों को राजस्थानी डांस सिखाया जापान में। अच्छा, वाह। हाँ, पर अभी मेरे पास रेगुलर क्लास और कभी कभी डांस वर्कशॉप आयोजित करती हूँ। अच्छा। इन दोनों में बहुत अंतर है। रेगुलर क्लास में मैं सब कुछ सिखाती हूँ, मतलब घुमार डांस, करबेरिया डांस और छाड़ी डांस, छाड़ी डांस, हाँ, थारी डांस और मंजीरा। अरे वाह। और क्या है चंग, हाँ, चंग होली के लिए चंग, हाँ, होली पे जो बजता है, सब कुछ सिखाते हूँ। अच्छा। पर वर्कशॉप में तो थोड़ा अलग है। वर्कशॉप में तो बस अनुभव देने के लिए, एंजॉय करने के लिए सिखाते हूँ। पर मैं सबसे मेरे स्टूडेंट के समय बिताना जापान में बहुत पसंद करती हूँ। अरे वाह। क्योंकि मेरे स्टूडेंट, रेगुलर क्लास का स्टूडेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि वह मेरी तरह से राजस्थान के बारे में खुद से बहुत सीख रहे हैं। अरे वाह। पर अभी भी मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात तो है। आपके फ्रेंड सर्कल का और जिनका आप सिखा रहे हैं उनके पेरेंट्स का क्या रेस्पॉन्स मिला जुला आता है? तो मैं 3 साल की उम्र से पियानो बजाती थी। अच्छा। हाँ, तो माय पेरेंट्स को जानते हैं आई लव म्यूजिक और आई लव सिंगिंग, पर मैंने कभी नहीं कहा था कि आई लव डांस। अच्छा। हाँ, तो 2007 में मैंने पहली बार मेरे पापा से बोला था, पापा मैं राजस्थान डांसर बनना चाहती हूँ, तो मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। जी जी। तो माय पापा, स्पेशली माय फादर, वेरी सरप्राइज्ड। मधु क्या हो गया? मधु नहीं, मायूमी क्या हो गया? अब क्या बात कर रहे हो? मत जाओ। अच्छा। हाँ, हंस रहे थे। पर अभी माय फैमिली वेरी प्राउड ऑफ मी, स्पेशली 2022 में मैंने जापान में एक इंडियन एम्बेसी का प्रोग्राम में परफॉर्म किया, जो जापानीज रॉयल फैमिली के सामने मैंने डांस परफॉर्म किया। तो तब से माय पेरेंट्स, माय पापा ऑल्सो, माय ग्रैंडमदर एक साथ
100 साल है माय ग्रैंडमदर, हाँ। वेरी प्राउड ऑफ मी वाह। एंड वेरी सपोर्टिव मी। तो अभी हमने राजस्थानी खाने की बात की थी ना, जो आपको अच्छा लगा, कुछ प्रज्ञा ने बताया, कुछ मुझे भी पता, मैंने बताया, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक काम करते हैं, आपने जो अभी डांस करके दिखाया था ना, उसकी एक छोटी सी क्लिप हम देखते हैं, छोटी सी झलक देखते हैं, फिर हम राजस्थानी खाने की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। और मधु जी, जो आपकी हमने एक क्लिपिंग देखी जिसमें आप बहुत खूबसूरती से राजस्थानी गाने पे डांस कर रही हैं, आपको देख के लगता है कि राजस्थान के लिए आपका प्यार कितना है। बहुत प्यार आप राजस्थान को करती है, राजस्थान के वस्त्रों को करती हैं, राजस्थान के गीत संगीत को करती हैं, राजस्थान के खाने को करती हैं। आप जापान से आई हैं और जापान का भी एक फेमस कुजीन है सुशी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि सुशी होती क्या है और कितने तरह की होती है सुशी। हाँ, ओके, सुशी, आई लव सुशी। मैं बहुत मिस कर रही हूँ अभी अभी सुशी के बारे में। हम जापान तो बहुत समंदर है, बहुत सारे समंदर है, तो बेसिकली हम चावल और फिश खाते हैं। तो सुशी तो फिश से बनाते हैं जी। पर मैंने देखा है इंडिया में भी कभी कभी सुशी है।
रेस्टोरेंट में, जी। जापानी रेस्टोरेंट में सुशी है, इंडिया में भी, पर फिश से नहीं है। और मैंने जी। जयपुर में एक बार सुशी देखी, हाँ। पर फिश से नहीं था, जी। वेजिटेबल से बनाया था। हाँ, हाँ, हाँ। ये भी बहुत अच्छा था। जी तो सुशी तो जब हम सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे पार्टी, क्रिसमस, हाँ, हाँ। हैप्पी न्यू ईयर, हाँ, और सब कुछ फंक्शन में सुशी खाते हैं। हाँ, ये जो सुशी आपने बताया ना, जो आप जापान में खा रहे हैं, हम लोग क्योंकि ज़्यादातर शाकाहारी हैं, यहाँ पर वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग वेजिटेबल से सुशी बना रहे हैं। और जयपुर में भी अब काफ़ी जगह पर सुशी डिश मिलने लगी है, वेजिटेरियन डिश मिलने लगी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपने यहाँ का राजस्थानी खाना पसंद किया, वैसे ही अब आप यहाँ पर वेजिटेरियन सुशी बनाना सिखाइए लोगों को। जी। और मधु जी, अभी आपने फेस्टिवल्स की बात की थी कि फेस्टिवल्स आपके वहाँ पर भी बहुत अच्छे से एंजॉय होते हैं, और हमारे भारत की तो बात ही अलग है। और दीपावली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पर। आपने कभी देखा है यहाँ पर दीपावली किस तरह मनाई जाती है? आप किस तरह दीपावली मनाती है जब से आप भारत और राजस्थान में रहने लगी हैं? हाँ, दीपावली तो पिछले साल नवंबर में मैंने पहली बार दीपावली में इंडिया में थी। अरे वाह। हाँ, और एक माय फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया घर पे। जी। तो मैं सब कुछ पहली बार देखी थी। तो पूजा हाँ। करके क्या कहते हैं इसको, पटाखे चलाते हैं, Crackers, fire चलाते crackers। और नाम तो पता फुलझड़ी। नहीं। फुलझड़ी। हाँ। फिर मिठाई खा लिया और जी। खाना पीना और बात दिए बात जलाते करते हैं। हाँ जी, जी। वो दिया दिया हाँ, जलाते दिया हैं। बहुत गर्म था। आई सरप्राइज। हाँ। और नाचते हैं, जी। घूमर डांस किया, और आई सरप्राइज, बहुत सारे खोर आया था हैप्पी दीपावली ये कहने के लिए। हाँ, हाँ, जापान में ऐसा नहीं होता है। जी। हाँ, तो जापान में कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? जापान तो एक मिक्स्ड कल्चर कंट्री है। अच्छा। हाँ, तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, हाँ। और जन्मदिन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जापान और इंडिया के बीच में सबसे ये अंतर है, अलग है, जो धर्म, रिलीजन बहुत हाँ। अलग है। हाँ। धर्म मैं ये कह सकती हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, बुद्धिस्ट नहीं हूँ, क्रिश्चियन नहीं हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ। मुझे लगता है शायद ऑलमोस्ट मोस्ट जापानीज पीपल ऐसा कहते हैं। तो इसलिए हम जापानीज बहुत मिक्स्ड कल्चर है, तो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की ये खूबसूरती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाई। हाँ। जी। तो ये अगर हम कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो जापान की कल्चर और इंडिया का कल्चर आपको क्या नजर आता है, क्या बेसिक डिफरेंस लगता है? हाँ, जैसे कि अभी मैंने बोला था, मैं धर्म नहीं है, पर सिर्फ मैं, नॉट माई पेरेंट्स, नॉट माई फैमिली, सिर्फ मैं जी। मेरे बारे में बात करना चाहूँगी। मैं शिंतो, आप सुना है शिंतो? जी। हाँ, बताइए आप। शिंतो एक जापानी धर्म है। अच्छा। शिंतो ऐसा है कि हर चीज को भगवान होते हैं, अच्छा। ऐसा मानता है। हाँ। तो इसलिए जब मैं हिंदू का भगवान का कहानी सुनती हूँ, तो थोड़ा सा आसानी से बेहतर से समझ सकती हूँ। जी। और जापान और इंडिया बहुत अलग है, ऑफ कोर्स बहुत अलग है। पर मुझे घुमार डांस के बारे में ये कहना चाहती हूँ। घुमार डांस साकुर बना है और डांस करते करते हैं। जापान में भी एक फोक डांस है, अच्छा। जो नाम बोन ओदोरी। अच्छा। बोन ओदोरी, ओदोरी का मतलब डांस है, तो हम बोन डांस कह सकते हैं। तो बोन डांस भी घुमार की तरह साकुर बनाए फिर अच्छा। डांस करते हैं। अरे वाह। हाँ, तो घुमार डांस तो मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है जी, मेरे जी, लिए। जी। और मुझे लगा कि हाँ। पिछले साल हाँ। मैं राजपूती नहीं, जी। राजस्थानी सूट जी। पहनकर बोन डांस फेस्टिवल गई। जी। और मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पर जी। पोस्ट किया,
तो जापानी लोगों और राजस्थान लोगों दोनों से बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। वाह वाह वाह। और ये रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, आप राजस्थान से जापान जाकर बच्चों को वहाँ पर राजस्थानी कल्चर सिखा रही हैं, राजस्थानी डांस सिखा रही हैं। तो उस राजस्थानी डांस की जो आप वहाँ सिखा रही हैं, एक छोटी सी क्लिपिंग हमारे पास है, पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, बहुत सारी चीजें आपसे जानेंगे। आइए चलते हैं। मधु जी, बहुत ही खूबसूरती से आप ये डांस कर भी रही हैं। और प्रणय, आपने देखा कि हर ताल के साथ पैर भी प्रॉपर थिरक रहे थे, हाथ का जेस्चर भी पूरे जो वर्ड्स चल रहे थे उनके साथ सेम वैसा ही चल रहा था। बिल्कुल एनर्जी लेवल जो हमारे राजस्थानी डांस की पहचान है, वो जो चाहिए वो उसमें बिल्कुल था। और शुरू में हमने चरी डांस देखा, वो हमारे राजस्थान का वेलकम डांस है जो किशनगढ़ में किया जाता है। और जो चरी होती है, इस पे तो आपने केवल चरी रखी है, उसमें हम आग भी जलाते हैं, छोटा सा फायरबॉल होता है उसके ऊपर। और ये जो चरी डांस होता है, इसमें हमारे घर में जो छोटी छोटी बेबीज होती हैं, छोटी छोटी गर्ल चाइल्ड होती हैं, वो करती हैं जब कोई घर में कोई गेस्ट आता है उसको वेलकम करने के लिए। इसलिए उनको एक वर्ड बोलते हैं चिरमी, गर्ल चाइल्ड को हम चिरमी बोलते हैं, इसलिए इसको चिरमी भी कहते हैं और चरी भी कहते हैं जी। और अभी हमने आपकी वीडियो में देखा कि आप यहाँ से जो जापान जाकर स्टूडेंट्स को राजस्थानी डांस सिखा रही थी। यहाँ मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगी मधु जी, जब आप राजस्थानी डांस उनको सिखाती हैं, कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड आपको सिखाना पड़ता है। और क्या वहाँ के स्टूडेंट भी राजस्थानी अब थोड़ी थोड़ी बोलने लगे हैं? हाँ, ओके जी। मेरे जैसे कि थोड़ी देर में बताया, वर्कशॉप और रेगुलर क्लास है। तो अभी से मैं रेगुलर क्लास का स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगी। तो अभी टोक्यो में 7 स्टूडेंट है, वे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा। हाँ, और
सीखना में एक्चुअली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर वे आसान से कैचअप करते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ये अच्छी बात सबसे है। मुश्किल पॉइंट है राजस्थानी डांस करना में। जो राजस्थानी डांस फोक आर्ट फॉर्म में फिक्स नहीं होता है। अच्छा। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा करते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है करते हैं, फिक्स नहीं होता है। पर कभी कभी स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है, मंजू जी आपने ऐसा किया पर अभी ऐसा किया, क्यों अलग है। जी जी जी। तो ये समझने के लिए ऐसे में कैसे सिखाती हैं आप स्टूडेंट्स को? तो फिक्स नहीं है जी। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा फिक्स नहीं है, प्लीज अपना राजस्थानी डांस, अपना राजस्थान फाइंड करो। अच्छा। हाँ, तो आई ऑलवेज आई डोंट वांट put pressure on my student। जी। Okay। मधु जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी, जिन स्टूडेंट्स को आपने वहाँ सिखाया है, क्या उनमें से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आए हैं आपके साथ, राजस्थान में आकर भी परफॉर्म किया है? अभी तक नहीं है, तो ये मेरे सपना है। सपना तो बहुत बड़ा है, बट नेक्स्ट माय प्लान है। सभी मेरे स्टूडेंट के साथ एक बार राजस्थान आना चाहती हूँ। सपना पूरा होगा, जरूर होगा, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अच्छा, एक काम करते हैं प्रज्ञा जी। मधु, आप एक काम करिए, कुछ जापानी सॉन्ग कोई है जो हम आपसे सुन सकें, और अगर वो राजस्थानी फॉर्म में सुनाए तो बहुत अच्छा है। राजस्थानी फॉर्म में नहीं तो कोई बात नहीं, आप एक जापानी सॉन्ग सुनाइए। हाँ जी, ओके, एक जापानी सॉन्ग है जी। बहुत पुराना गाना है जी। पर सब जापानीज लोगों को जानते हैं। अच्छा। सॉरी, इतना है जी। अगर ऋतिक रोशन ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो प्लीज कांटेक्ट कर दीजिए। जी, और बहुत खूबसूरती से आपने मधु गाया। और जी। ऋतिक रोशन जी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगी उन्हें? जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर ऋतिक रोशन जी ये देख रहे हैं तो? जी, आप सोचिए, ऋतिक रोशन जी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। ऋतिक रोशन जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वाह वाह। जोधा अखबार देखने के बाद हाँ। मैं रोज रोज आपका इंस्टाग्राम चेक कर रही हूँ। अच्छा। मैं एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ, पर अगर आपके साथ रहेंगे, मौका मिलता है तो हाँ, acting मौका करना मिलता है चाहेंगे। तो मैं जी। प्रैक्टिस करना चाहूंगी। जी, तो हम उम्मीद करते हैं ऋतिक रोशन जी आपका ये कार्यक्रम देख रहे हो। एक बात यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, आप बहुत देर से कालबेलिया की बात कर रही हैं। कालबेलिया आपने डांस किया, वो हमने देखा है। कालबेलिया कोई गाना भी आप गाती हैं तो वो हम सुनना चाहेंगे आपकी खूबसूरत सी आवाज में। कालबेलिया सॉन्ग ना जी। तो रे खारियो खूरे परियोरा मेरा में खारियो खूरे परियोरा मेरा यो खारी लाकरी रे आरा ए चोरी तम गाना रे कराया रे टमाटर चारुती मोटर में आरा बहुत बढ़िया। बहुत, वो जापानी सॉन्ग भी बहुत अच्छा था और ये कालबेलिया भी अच्छा है। तो ये जो अब आने वाला समय है, अब आप जितने समय से यहाँ पर हैं, आप राजस्थानी मधु बन गई हैं, तो आने वाले समय में राजस्थानी मधु को आप कैसे देखती हैं? क्या होने वाला है, क्या करने वाली हैं आप? राजस्थानी मधु जी जी। सॉरी, फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग्स कर रखी हैं? फ्यूचर के प्लानिंग ये है, एक्चुअली 2018 और 2019 में मैंने जैसलमेर से खड़कर जापान में इनवाइट किया। और जापान में बहुत सारी सिटीज में, शहरों में राजस्थानी फोक म्यूजिक इवेंट आयोजित किया है। तो आगे आगे मैं फिर से दोबारा राजस्थानी म्यूजिक इवेंट आयोजित करना चाहती हूँ। ये मेरा नेक्स्ट सपना है। चलिए, आपका जो ड्रीम है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पूरा हो। और मधु, आप आई इस प्रोग्राम में, आपको थैंक्स है बहुत, आपने अपना जो वैल्यूबल टाइम यहाँ पे दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं कि आप इस तरह से राजस्थान की कल्चर को जापान में इंट्रोड्यूस करती रहें और आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब हम इजाज़त चाहेंगे अलबेलो राजस्थान से। महाकुंभ में स्नान अवश्य करिएगा, आने वाली बसंत पंचमी को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा। वो जो पीले चावल होते हैं ना, जो शादी में बनते हैं, वो बसंत पंचमी पर ही बनते हैं। तो बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अगले अलबेलो राजस्थान में आपसे फिर मुलाकात होगी। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा को। हम फिर नमस्कार। मिलेंगे।